हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में विद्युत विभव पढ़ रहे थे। विद्युत विभव में विद्युत विभव की परिभाषा, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान, और उसके बाद हम लोगों ने विभवांतर पढ़ा था और विभव प्रवणता। तो अभी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने विभवांतर, वैद्युत विभवांतर और विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग उन पर आंकिक प्रश्न देखते हैं। तो विभवांतर और विभव प्रवणता पर आंकिक प्रश्नों में एक एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मूल बिंदु पर 8 मिली कूलाम आवेश स्थित है और -2 × 10⁻⁻9 कूलाम के छोटे से आवेश को बिंदु P, उसके निर्देशांक दिए हैं 0,03 सेंटीमीटर से बिंदु R 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 0,4 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। करना क्या क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न जब कभी आंकिक प्रश्न रहा करे तो पहले तो एक बार बिना कुछ समझे ध्यान से खाली प्रश्न आप पढ़ लिया करिए, फिर दोबारा लौटिए तो ये देखिए कि प्रश्न में दिया क्या क्या है और उसको कोशिश करिए अपने मन में एक उसका फ्रेम बनाने की कोशिश करिए, आउटलाइन बनाने की कोशिश करिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया था और क्या निकालना है। जरूरी हो तो उसका एक आप रफ डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ क्या था, मूल बिंदु पर 8 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, कहीं पर आवेश है मालूम है, और क्या मालूम है, -2 × 10⁻⁻9 -9 कूलाम का छोटा सा आवेश है। तो एक आवेश ये मूल बिंदु पर स्थित है और एक ये छोटा और आवेश है, और इस छोटे वाले आवेश को बिंदु P से बिंदु R से होकर Q तक ले जाते हैं। यानी पहले P पर ले गए, P से फिर R पे गए, R से फिर Q पर गए, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस दौरान कुल कितना हमने कार्य किया होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने कई बार बात की है कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है, उसके कारण वैद्युत बल संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल के अधीन किया गया कार्य वो रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। हम क्या कह रहे हैं, P से चले, R पर गए, फिर उसके बाद Q पर गए, तो कुल कितना कार्य किए होंगे। यानी हम केवल ध्यान दें कि हम चले कहाँ से थे, P से, गए कहाँ तक हैं, Q तक, बीच में R था, कोई बात नहीं, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी है। आप अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर गौर कीजिए। और निर्देशांक ये जो दिए हुए हैं, अभी मान के चलिए x y z के रूप में है। पहले जो लिखा है वो x का निर्देशांक है, दूसरा जो लिखा है y अक्ष का घटक है, यानी उस दिशा में निर्देशांक है, और तीसरा z अक्ष में। हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, पहले x y z अक्ष मान लेते हैं। अब उन बिंदुओं को हम इस पर प्रदर्शित कर लेते हैं। पहला बिंदु P था 0,03 सेंटीमीटर, यानी z अक्ष पर 3 सेंटीमीटर, बाकी x y 0, तो z अक्ष पे आप 3 सेंटीमीटर दूर चले आए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मात्रक भी साथ लिखा है, तो दूरी की जब जरूरत पड़ेगी तो हम समझ जाएंगे कि O से P की दूरी 3 सेंटीमीटर है। R के निर्देशांक क्या है, 0, 6, 9, तो 0 मतलब x वाले पे 0 है, y पे 6 और z पे 9। तो मान लो इधर ये यहाँ कहीं बिंदु है, मान लो y पे 6 है, z पे 9 है, और ये इसी यहाँ था, ऐसे इस तल में कहीं था कि x वाला 0 रहे, और बिंदु Q का 0, 4, 0 है, यानी y अक्ष के अनुदिश 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु Q में क्या है, 0, 4, 0, ये हमारे निर्देशांक हुए। हमें ध्यान किस पे देना है, ये प्रारंभिक स्थिति थी, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। हमें प्रारंभिक स्थिति ये, बाद की स्थिति ये, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर गौर करना है। तो इसको हम एक बार नज़रअंदाज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये चित्र बन गया, यहाँ 8 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है, और यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आने में हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को लेकर आ रहे हैं। आप परिमाण पर ध्यान दीजिए, ये मिली कूलाम है, यानी 10⁻³ की कोटि का। ये नैनो कूलाम है, -9 का। दोनों में 10⁶ यानी लाख गुना की रेंज का अंतर है। तो ये परीक्षण आवेश आपका होगा, समझ लीजिए। अब कार्य केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति यानी पर निर्भर करेगा, और प्रारंभिक स्थिति का मतलब जो प्रारंभिक और अंतिम विभव हैं उन पर निर्भर करेगा। कार्य का सूत्र हम लोगों का क्या था, डेल्टा V विभवांतर के बीच अगर आप आवेश को गति कराते हो तो किया गया कार्य W = Q डेल्टा V। डेल्टा V यानी V2 - V1, बाद की स्थिति माइनस पहले की स्थिति। अब यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश जो हम लेके जा रहे हैं वो Q0, ये वाला आवेश है, परीक्षण वाला आवेश है। और बाद में कहाँ पहुँचे हैं, Q पर, तो V वहाँ पर मान लो विभव VQ है।
शुरुआत कहाँ से किए थे? बिंदु P से। यहाँ पर विभव मान लो Vp है, तो ये कार्य बराबर W बराबर Q0 VQ माइनस Vp होगा। यहाँ पर Q0 क्या है? -2 × 10⁻⁹ कूलाम। ये वाला आवेश VQ और Vp क्रमशः बिंदु Q और P पर Q बिंदु पर और P बिंदु पर ये जो 8 मिली कूलाम वाला आवेश स्थित है, इसके कारण उत्पन्न विभव है। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण विभव नहीं उत्पन्न हो रहा है, विभव इसके कारण उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र में हम इस आवेश को गति करा रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को। तो आवेश का स्रोत हमारा, क्षेत्र का स्रोत या विभव का स्रोत क्या है? ये 8 मिली कूलाम का आवेश। तो VQ और VP क्रमशः बिंदु Q और P पर 8 मिली कूलाम आवेश, जिसको हम आगे मान लो Q कहेंगे, के कारण विभव हैं। अब यहाँ पर हम पहले तो VQ और VP निकाल लेते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र हमें पता है। अगर हम दूरी को मीटर में और आवेश को कूलाम में व्यक्त करें तब हमारा V बराबर 9 × 10⁹ Q/R होता है। ये SI मात्रकों के लिए था। ध्यान रखना, इस सूत्र का प्रयोग हम हरदम नहीं लिखेंगे, ये जब हम SI मात्रकों में लिख रहे हैं तभी कह सकते हैं। SI मात्रक का मतलब आवेश कूलाम में, दूरी मीटर में और V को वोल्ट में। अब यहाँ से आप देख लो P बिंदु पर कितना होगा, तो आवेश कौन सा है? Q की जगह 8 मिली कूलाम, 9 × 10⁹ 8 × 10⁻³ मिली है। और दूरी कितनी है O से P की? 3 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लिए तो 3 × 10⁻² हो गया। सरल कर लिए, 3 से यहाँ काटे तो 3 × 3 9, 3 बचा, 3 × 8 24, गुणांक में 24 बचा, और 10 की घातों में 9 - 3 6, और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा 8, तो 24 × 10⁸ वोल्ट होगा Vp, यानी P बिंदु पर विभव इस 8 मिली कूलाम आवेश के कारण। इसी प्रकार हम Q बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होगा इस 8 मिली कूलाम के कारण, वो निकाल सकते हैं। तो VQ कितना हो जाएगा? उसी तरह 9 × 10⁹ Q की जगह 8 मिली कूलाम बटे दूरी इसकी 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻²। सरल कर लिए, 4 दूना 8 और 2 × 9 18, तो गुणांक 18 हो गया। 10 की घात वाले में 9 - 3 6, और ये ऊपर गया तो +2, 6 + 2 8, 18 × 10⁸ वोल्ट। अब हमें क्या क्या पता है? अब यहाँ सब कुछ तो मालूम है। Q0 मालूम है, परीक्षण आवेश, VQ और VP मालूम है, यहाँ हमने निकाल लिए हैं। अब यानी P से Q तक जाने में कितना कार्य किए होंगे हम, वो यहाँ सूत्र में सीधे रख देते हैं। Q0 का मान रखे, VQ और VP के मान रखे। अच्छा, इससे इसको घटाने का मतलब है 10 की घातों को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों की अगर बराबर ना हो तो बराबर कर लिया करें। इस तरह जोड़ घटाने में, गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 की घातों के साथ अगर संख्याओं को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो ध्यान ये रखना कि 10 की घातों को बराबर कर लेंगे, तब गुणांकों को हम सीधे जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ संयोग से बराबर है तो 10 की घात 8 समझ लो कॉमन हो गया। अब बचा ये 18 - 24, वो बाहर इतना था, 18 - 24 यानी -6, -6 × -2, और 10 की घात को एक साथ कर लो, ये -9 और +8 मिलकर -1 बचा। 6 × 2 12, माइनस प्लस हो गया, 12 × 10⁻⁻1 जूल, या 10 की घात -1 हटाओ तो चाहे बटा 10 कह दो, चाहे कह दो कि दशमलव को हम एक अंक पीछे खिसका देंगे, तो बचेगा हमारा 1.2 जूल। और ये क्या था? Q से P तक जाने में किया गया कार्य, P से Q तक जाने में किया गया कार्य था। और इसका मतलब जब आप P से Q तक R से होके जा रहे हो तो उसमें किया गया कार्य आपका इतना होगा। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ लास्ट में आप एक बार देख लीजिएगा, उस संयोग से हमने ध्यान नहीं दिया था, PQ लिखने के बाद यहाँ QP हो गया था, उलट गया था, तो क्रम ध्यान रखिएगा। हम P से Q की ओर जा रहे हैं, अंतिम स्थिति Q है। एक प्रश्न और देखते हैं। निर्वात में किसी बिंदु XYZ पर विभव V बराबर 2x² वोल्ट है। बिंदु 102 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूरियां मीटर में हैं, मतलब ये जो निर्देशांक दिए हैं वो मीटर में हैं। मालूम क्या क्या है? विभव का मान पता है कि किस तरह से बदल रहा है दूरी x बदलने के साथ साथ। निर्देशांक जो दिए हैं ये XYZ तीनों हैं। संयोग से विभव की निर्भरता हमारी केवल x अक्ष के अनुदिश है, तो y और z वाले घटक कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब विभव दिया हुआ है। कैसे कर सकते हैं? विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने संबंध पढ़ा था कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अगर आप r थीटा के r के पदों में कहो
तो अच्छा, प्रश्न में दिया क्या क्या है, एक तो v बराबर 2x स्क्वायर वोल्ट है, ई हमें निकालना है कहाँ पर, 102 पर, यानी इस बिंदु पर हमें निकालना है। आप दिशा भी साथ में कहोगे तो चाहे तो यहाँ तीर लगा लो। अब हमें चूंकि परिवेश इसके पहले पता है कि वेक्टर ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर, और साथ में यहाँ ठीक है आर कैप होता है, और या अगर आप एक्स वाई जेड के रूप में, घटकों के रूप में कहना चाहो तो डेल वी अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपान डेल जेड के कैप। ये डेल और डी में थोड़ा सा अंतर है, इसका मतलब है बस आप समझ लीजिए अवकलन ही है, अवकल गुणांक ही है। यहाँ डेल वी अपान डेल एक्स का मतलब है कि यह वी का हम खाली एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे, अन्य से हमें कोई मतलब नहीं है, अन्य सभी नियत हैं। तो समझ लीजिए ये अवकल गुणांक ही हैं। तो एक्स अक्ष के अब यहाँ पर चूंकि वोल्टेज का मान वाई और जेड पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पद और ये पद ये दोनों शून्य हो जाएंगे, तो डेल वी बटे डेल वाई और डेल वी बटे डेल जेड जीरो हो जाएंगे। अब हमारा क्या बचेगा, तब ई का मान, अब केवल हमारा एक्स अक्ष वाला ही घटक बच रहा है, यानी ई एक्स, वो माइनस डेल वी अपान डेल एक्स आई कैप बचेगा, यानी ये वाला घटक। और वी का मान दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो इसका फिर अवकलन कर लेंगे, एक्स की पावर n का n, एक्स की पावर n माइनस 1 अवकल गुणांक होता है, ये होता है ना, डी अपान डी एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ से आप देखो तो दो नियतांक है, बाहर चला आएगा, एक्स स्क्वायर में n बराबर 2, तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x, तो ये बचेगा माइनस 4x आई कैप। और अगर ये तो सामान्य रूप से हुआ, बाकी अगर आप इस बिंदु पर कह रहे हो तो यहाँ x बराबर 1 है, x बराबर 1 रख दिए तो माइनस 4 आई कैप वोल्ट मीटर, ये हमारा हुआ उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल ये चूंकि x अक्ष के अनुदिशी है, तो आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का केवल x घटक है। एक सवाल और देखते हैं, एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ये यूपी बोर्ड में अभी 2018 में आया था, इस तरह के प्रश्न आते हैं अक्सर। देखिए एक चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है आवेशित कण, विभवांतर के बीच आपने त्वरित किया, आवेश अगर विभवांतर के मध्य गया है तो या तो उस पर कार्य हमने किया होगा या विद्युत क्षेत्र ने कार्य किया होगा। अभी चूंकि इलेक्ट्रॉन त्वरित किया गया है, यानी बाह्य स्रोत ने उस पर कार्य किया है या उस पर कुल मिला के कार्य किया गया है, उसकी ऊर्जा बढ़ी है। त्वरित होने का मतलब है उसका वेग बढ़ा है, वेग बढ़ने का मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी है। और तो हमें निकालना क्या है कि वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। हम पहले तो यहाँ से ये निकालने की कोशिश करेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ी होगी, और बाद में उस गतिज ऊर्जा की वृद्धि के लिए कितना वेग में वृद्धि की आवश्यकता होगी वो निकालेंगे। तो वैसे तो एक डायरेक्ट सूत्र है, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम, अगर सूत्र ना ध्यान में रहे या कुछ और अलग परिस्थिति रहे तो कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि त्वरित किया गया है, अतः उस पर किया गया कार्य अगर W हो तो W बराबर Q डेल्टा V से आप निकाल सकते हो। डेल्टा V 500 वोल्ट विभवांतर मालूम है, तो Q क्या है, हम यहाँ पर अभी आवेश के परिमाण की बात करेंगे, कार्य के भी परिमाण की बात करेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है कि घट रहा है वो हम अलग से तर्क के आधार पर देखे ले रहे हैं प्रश्न की स्थिति के हिसाब से। तो यहाँ आवेश का परिमाण कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और विभवांतर कितना है 500 वोल्ट, और कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर में जब हम रखेंगे तो कार्य का परिमाण, और चूंकि जितना हम उस पर कार्य करेंगे वही उसका उतना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय, अगर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो शेष किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही करेगा, और यानी कार्य और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये चीज़ बराबर होगी Q डेल्टा V के। Q का मान रखे, डेल्टा V का मान रखे, ये गुणा कर लिए, 16×85 800 हो गया, गुणे 10⁻⁻19। इसमें अगर 2 अंक पीछे दशमलव खिसकाना चाहें तो 8 × 10⁻2 यानी 8 × 10⁻⁻17 10⁻2 और -19 मिल करके -17 जूल, ये होगा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और अब हमें निकालना है कि वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। प्राप्त कर लेने में अब इसके दो अर्थ होते हैं, एक ये कि पहले वो स्थिर अवस्था में था, अब उसकी कितनी चाल हो गई है। दूसरा, अगर वो पहले से गति कर रहा था तो उसकी चाल में कितना वृद्धि हुई है। फिलहाल हमें डेल्टा V निकालना है, उसकी चाल में परिवर्तन। तो अब अगर हमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पता है, द्रव्यमान मान के चल रहे हैं कि स्थिर है, नहीं बदल रहा है, सापेक्षता सिद्धांत पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, तो
के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से अगर देखें तो डेल्टा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, 1/2 नियत, द्रव्यमान नियत, केवल इसमें परिवर्तन, तो डेल्टा के बराबर 1/2 एम डेल्टा वी स्क्वायर। या 2 को आप इधर लेके चले आओ तो 2 डेल्टा के, फिर एम से भाग दे दो तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर। और यहीं से हम लोग देख सकें एक सूत्र हमारा क्या है, डेल्टा के क्या है, क्यू वी, यानी वी विभवांतर के बीच अगर क्यू आवेश को आप त्वरित करते हो, यम उसका द्रव्यमान है, तो उसके वेग में परिवर्तन डेल्टा वी का ये एक आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। तो यहाँ तो चाहे हम डायरेक्ट लगा सकते थे कि, और वो कोई ऐसा नहीं है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को हमने किए गए कार्य के बराबर करके क्यू वी के बराबर करके यहीं से पाया है। ये 2 डेल्टा के बटे एम बराबर डेल्टा वी स्क्वायर, यहीं पर वर्गमूल इसका ले लेंगे और डेल्टा के की जगह क्यू गुणा वी रख देंगे। तो फिलहाल अभी ठीक है, जानते रहो, शॉर्टकट में कहीं बहुविकल्पी प्रश्न आए तो उसमें हल करने में, बाकी परीक्षा में हम लोग चाहे तो इस तरह थोड़ा विस्तार में लिख सकते हैं अगर बहुविकल्पी में नहीं है तो। फिर ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी गणना की आसानी के लिए हम 9 × 10⁻31 किलोग्राम ले लेते हैं, और डेल्टा के हम यहाँ निकाल चुके हैं 8 × 10⁻17 जूल। अब इस वाले में रखेंगे तो 2 डेल्टा के बटे एम बराबर डेल्टा वी स्क्वायर, तो डेल्टा वी स्क्वायर बराबर 2, ये हो गया डेल्टा के और ये हो गया यम। ये और अगर सब कुछ यसाई मात्रकों में है, ये जूल में है, ये किलोग्राम में है, तो बाकी जो राशियाँ हमारी आई होंगी उसको सरल करेंगे तो मीटर बटे सेकंड यानी वेग का वर्ग होगा। सरल कर लेंगे, 8 दूनी 16/9 और ये -17 -31 ऊपर गया +31, 17 14 31 14 बचा। वर्गमूल लेंगे, अभी हम खाली धनात्मक चिन्ह उसका ले रहे हैं, वैसे माइनस भी यहाँ हो सकता था, लेकिन चूंकि त्वरित हो रहा है तो वेग में वृद्धि हुई है, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर डेल्टा वी का मान, इसका वर्गमूल, ये तो क्योंकि ये डेल्टा वी स्क्वायर था ना, ये वाला हमारा डेल्टा वी स्क्वायर था, तो जब डेल्टा वी आप कहोगे तो उसका वर्गमूल यानी इतना होगा, अतः इलेक्ट्रॉन इतनी अतिरिक्त चाल प्राप्त कर लेगा। एक सवाल और देख लेते हैं आज, एक और सवाल देखते हैं, ये यूपी बोर्ड में 2012 में आया था। प्रश्न है, धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2-3 सूत्र इसमें हम लोगों को लगाने हैं। अभी मालूम क्या क्या है, 2 गोले हैं, त्रिज्या उनकी मालूम है, व्यास मालूम है पहले कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, समान विभव तक आवेशित किया गया है, ये पता है। बाद में हमें निकालना है उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या होंगे, तो हम आवेश निकाल सकते हैं, बाद में आवेश से पृष्ठ घनत्व निकाल लेंगे। तो अभी हमारे पास जो भी सूत्र हैं इन राशियों को संबंधित करने वाले, पहले हम उन पर आते हैं। हमें निकालना है पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश की मात्रा बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू बटे ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यू है सतह को दिया गया कुल आवेश। अगर हमारे पास r त्रिज्या का गोला हो तो गोले की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², गोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल या वक्र सतह का क्षेत्रफल। तब गोले की स्थिति में हमारा सिग्मा बराबर क्यू बटे 4πr² हो जाएगा। और अगर कोई हमारे पास चालक गोला है, ध्यान दीजिएगा, धातु कहा गया था ना, धातु का मतलब चालक गोला है, उसको आप जो भी आवेश दोगे केवल उसकी सतह पर रहेगा, और ऐसे गोले के लिए हम आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, यानी बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। और धातु के चालक गोले या चालक गोले की सतह पर विभव का मान हमें फिर सूत्र पता है, अगर क्यू आवेश हमने दिया है, r त्रिज्या है उस गोले की, तो इतना विभव होता है गोले की सतह पर 1/4πε0 क्यू बटे r। और इस वाले समीकरण में आप चाहे तो यहाँ से Q का मान रख सकते हो, Q बराबर ये इधर गुणा में चला जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr², जब इसमें आप रखोगे तो कुछ चीज़ें अभी कट जाएंगी 4π, तो ये मान हमने रख दिया, तो V बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4πr², Q की जगह रखे हो, नीचे 4πε0r है, ये 4π कट गए, एक r कट गया यहाँ, तो ऊपर बचा r और सिग्मा और नीचे ε0, तो V बराबर सिग्मा बटे ε0 इंटू r। अभी आप चाहे तो शॉर्टकट के लिए ये भी आपके पास एक सूत्र है कि गोले की सतह पर विभव का मान पृष्ठ घनत्व के पदों में इतना होता है। हम चाहे तो यहाँ से भी सीधे निकाल सकते थे, लेकिन जानबूझ के हमने थोड़ा सा बड़ा रास्ता तय किया है कि कन्फ्यूजन ना हो। अभी फिर क्या है,
अगर ये तो हो गया कि गोले की सतह पर विभव या गोले की सतह पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो ये गोले की त्रिज्या। अब 1 और 2 करके हम लोग दोनों गोलों के लिए अलग अलग लिख लेते हैं कि मान लो एक गोले के लिए ये मान 1 है, दूसरे गोले के लिए 2 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। तो यदि एक गोले की त्रिज्या r1 है व उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 है, व दूसरे गोले के लिए ये मान क्रमशः r2 व सिग्मा 2 हो। r2 का मतलब त्रिज्या उसकी r2 है और पृष्ठ घनत्व आवेश का सिग्मा 2 है। तो अब v बराबर सिग्मा r बटे एप्सिलॉन 0 में 1 सब में रख दोगे तो v1 बराबर सिग्मा 1 r1 बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 तो निर्वात की विद्युतशीलता है, नियत रहेगी। v2 बराबर सिग्मा 2 r2 बटे एप्सिलॉन 0, भाग दे देते हैं तो एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। अब v1 बटे v2 कर दिए तो सिग्मा ये बटे ये हो गया, या बटा का मतलब है गुणा करो तो अंश और हर बदल जाएंगे, ये कट गया। अब ये बचा हमारा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 और r1 बटे r2। या हमको प्रश्न में सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 निकालना है तो उसको आप एक तरफ पड़ा रहने दो, v1 बटे v2 के साथ इधर चला आएगा तो ये r1 बटे r2 हमारा बन जाएगा r2 बटे r1। अब r क्या है, प्रश्न में हमें क्या दिया है, व्यास पहले गोले का दूसरे गोले का, त्रिज्या क्या होगी उनकी आधी आधी होगी। तो प्रश्न में क्या है, r1 12 बटे 2 सेंटीमीटर, r2 8 बटे 2 सेंटीमीटर, और हमें ये पता है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, यानी v1 और v2 के मान बराबर हैं। मान लेते हैं कि ये जो दोनों का बराबर मान है ये हमारा v हो गया। ठीक, अब सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर, इसमें इन दोनों की जगह v रख देंगे, r2 और r1 के मान रख देंगे। r2 दूसरे वाले का 8 है, v और v कट जाएंगे, 8 बटा 2 कट जाएगा, बचेगा 8 बटे 12, यानी 4 से भाग देंगे तो 2 बटा 3, या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अनुपात 2:3 का अनुपात होगा। तो ये इतना, अभी आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।